हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। अब समय भी कम है और आपको अपनी तैयारियों को मजबूत करना है, अच्छे ढंग से आगे बढ़ना है। उसी मजबूती को देने के लिए आपके तैयारी को हम अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर हल कर रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं अलवर जिले का पेपर। कौन से जिले का? अलवर जिले का। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा पेपर। इस पेपर में कई क्वेश्चन हैं जो अलग हैं, जो अब तक नहीं आए, वो क्वेश्चन इसमें है, तो वो भी हम देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? उपगमन नहीं, उपागम नहीं है। वैसे तो हमने जो सिलेबस में देखा है तो सिलेबस इसको इस पार्ट में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल है, उसके समय के हिसाब से 6 उपागम बताए गए हैं। कितने उपागम बताए गए हैं? 6 उपागम बताए गए हैं। देखिए, पहला जो है वो है आपके पास में, हम बात करते हैं उपनिवेश काल के, है ना। तो हम बात कर रहे हैं उपनिवेश युग। उपनिवेश युग, देखिए उपनिवेश युग, यहां पर तो समय है, ये मान लीजिए यहां पर तो समय है, ये मान लीजिए, और यहां पर आप मान लीजिए यहां पर है उपागम। क्या है? उपागम। तो देखिए उपनिवेश युग में क्या था, मतलब वहां पर होड़ चली कि हम समुद्र मार्ग से नए नए देशों को खोजें। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा अन्वेषण। अन्वेषण और प्लस विश्लेषण, यहां पर ये उपागम रहा है पहला। दूसरा आपका है उपनिवेश युग के बाद में आधुनिक उपनिवेश युग। आधुनिक उपनिवेश युग, इसमें क्या किया गया? इस उपनिवेश युग में जो आपने जो देश खोजे, आपने मतलब यूरोपीय देश जो देश खोजे, उनके मध्य क्या हुआ, उनके विश्लेषण किया गया, उनके बारे में जाना गया। तो दूसरा था प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण कि भाई आपने भारत को खोजा तो मतलब भारत तो था, लेकिन वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पर किस प्रकार का व्यापार किया जा सकता है, तो प्रादेशिक विश्लेषण हुआ। तीसरा जो होता है वो आपके 1930 का जो दशक है, वो अंतरयुद्ध वाला जो दशक है। इसके अंदर क्या किया गया कि जो युद्ध हुआ तो क्षेत्रीय विभेदन किया गया कि भाई मैं इस क्षेत्र को उपनिवेश बना रहा हूं, मैं इस क्षेत्र को उपनिवेश बना रहा हूं। इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ? क्षेत्रीय विभेदन हुआ। क्षेत्रीय विभेदन हुआ। चौथा जो आपका है वो 1950 से लेकर 1960 का दशक है, और इसके अंदर क्या हुआ? स्थानिक संगठन, यानी यहां पर जो भी कुछ खोजा गया वहां पर एक तरीके से गणितीय या कंप्यूटरीकृत सूचनाओं को लिया गया, यानी यहां पर मात्रात्मक क्रांति हुई थी। यानी मात्रात्मक क्रांति के हिसाब से यहां पर विकास हुआ, गणितीय सूचनाएं, कंप्यूटरकृत सूचनाएं चलती रही। लेकिन फिर पांचवा कौन सा आता है? वो 1970 का दशक है, और इसके विरोध में 3 विचारधारा आती है यहां पर। एक तो आती है मानवतावादी, एक आती है आपके पास में आएगी रेडिकल यानी आमूलवादी, और एक आएगी व्यवहारवादी। ये कोर्स में आपके ये थोड़ा टॉपिक है, हट चुका है, लेकिन ये आया है तो मैं बता देता हूं आपको। फिर 6th है आपका, अंत में जो आया है 1990 का दशक, और इसमें है उत्तर आधुनिकवाद। तो ये सब क्या है? ये सब आपके टूल्स है, उपागम है। अब क्वेश्चन देखिए, आपके पास मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभिन्नता, देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण, ये सब उपागम रहे। जबकि मात्रात्मक क्रांति एक प्रकार से इसके बाद में हमारे पास में नई विचारधारा आई थी, ये उपागम नहीं है। उत्तर आएगा मात्रात्मक क्रांति। नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादन विद्वान का नाम क्या है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, नवनिश्चयवाद विचारधारा बार बार आ रही है, तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं बेटा। पहली बात तो नवनिश्चयवाद विचारधारा का दूसरा नाम क्या है? नवनियतिवाद विचारधारा है। इसी को ही रुको और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी जो ये दिया था वो दिया था ग्रिफिथ टेलर साहब ने दिया था, और इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मनुष्य व प्रकृति के मध्य क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो इसमें आ सकता है। ये जो नवनियतिवाद विचारधारा है, ये नियतिवाद विचारधारा और प्लस हम इसमें ले सकते हैं संभववाद विचारधारा, उन दोनों के मध्यम मार्ग को बताती है। यानी बीच का मार्ग बता रही है। न तो प्रकृति प्रमुख है, न मनुष्य प्रमुख है, दोनों के मध्य सामंजस्य है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर साहब।
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका। मैंने पिछले पेपर में आया था जनसंख्या वृद्धि ज्यादा कहां है? एशिया। लेकिन जनसंख्या ज्यादा कहां है? एशिया। लेकिन जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहां है? अफ्रीका में आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बार बार प्रश्न आया और आप आंख बंद करके लगा देंगे। भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है। ठंडे शीतकाल वर्षा होती है। खट्टे रसदार फसल अंजीर है, अंगूर है, जैतून की कृषि की जाती है। बाजारी सब्जी कृषि क्या होती है? ये ट्रक फार्मिंग होती है। इसके अंदर 24 घंटे के अंदर तैयार जो माल होता है उसको ट्रकों के द्वारा कहां पर? बाजार में पहुंचा जाता है, जिससे वो खराब नहीं हो। सहकारी कृषि क्या होती है? सबसे ज्यादा डेनमार्क में प्रसिद्ध थी। और इस कृषि के अंदर क्या होता है? किसान मिलकर जो खाद है, बीज है, कृषि यंत्र को खरीदते हैं, लेकिन लाभ और हानि का बंटवारा व्यक्तिगत होता है। सर्वाधिक सफलता डेनमार्क में, बाद में बेल्जियम में। रोपण कृषि क्या है? ये भी बात हो चुकी है, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। यूरोपीय देशों द्वारा की जाती है, उपनिवेश क्षेत्रों में की जाती है। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से इसमें अधिक पूंजी और तकनीक का निवेश किया जाता है। और फिर काफी नाम थे रोपण कृषि के, जैसे हमने बात करी थी श्रीलंका, और श्रीलंका में भारत में चाय के बागान लगाए, मलेशिया में रबर के बागान लगाए ब्रिटेन ने, ये हम चर्चा कर चुके हैं। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? व्यक्तिगत जो होता है वो पूंजीवाद में होता है भैया, पूंजीवाद में। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में है, जहां पर आपके पास में मिश्रित के अंदर क्या होता है कि पूंजीवाद भी है, यानी आपके पास व्यक्तिगत भी है और सरकारी भी है। और जो समाजवाद है वो चीन के अंदर है, साम्यवादी वो चीन में है, जहां सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है, प्राइवेट जो पूंजीवाद व्यक्तियों का जो हस्तक्षेप नहीं होता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, पेट्रोलियम का। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, आप इसको यूं समझिए, देखिए पाइपलाइन क्या होती है? पाइपलाइन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम तेलीय जो द्रव पदार्थ होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, है ना, या इन चीजों का परिवहन कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा सा रिस्की रहता है, उनको हम इससे कर सकते हैं। तो पहली पाइपलाइन आपकी बिग इंच, पहली कौन सी है आपकी? बिग इंच। एक सेकंड रुकते हैं, रिफ्रेशिंग प्लीज वेट बोल रहा है। पहली पाइपलाइन कौन सी है? बिग इंच। तो बिग इंच पाइपलाइन कहां पर है? बिग इंच पाइपलाइन है आपके मैक्सिको की खाड़ी के पास, मैक्सिको की खाड़ी के पास में। ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या करती है? पेट्रोल तेल की सुविधा उपलब्ध कराती है। कहां पर? यहां पर। यह है आपकी बिग इंच पाइपलाइन। दूसरी पाइपलाइन कौन सी? टेप पाइपलाइन। टेप पाइपलाइन ये कहां पर है? ये सिडान, ये आपकी फारस की खाड़ी में है। इस फारस की खाड़ी के अंदर ये इजराइल यानी मिस्र के पास में, यहां पर क्या करती है? तेल को उपलब्ध कराती है। एक है कॉमकिन पाइपलाइन, जो आपके यूराल पर्वत और यहां पर आपकी वोल्गा नदी, यहां से आपके उत्तर पश्चिमी यूरोप और इन देशों को क्या करती है? पेट्रोल उपलब्ध कराती है। तो एक हो गई बिग इंच पाइपलाइन, दूसरी हो गई टेप पाइपलाइन, जो आपके पास में कहां है? टेप पाइपलाइन। और तीसरी हो गई आपके कॉमकेन पाइपलाइन। कॉमकेन पाइपलाइन आपके पास में यहां पर, माफ कीजिएगा, सिडान, यहां पर यह है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी से ये ईरान का जो सिडान नगर है, यहां पर ये पेट्रोल उपलब्ध कराती है, तेल से उपलब्ध करवाती है। अगला, सुएज नहर निम्न में से किन सागर को जोड़ती है? यहीं पर देख लेते हैं। अभी हमने बात भी की थी नेक्स्ट पेपर में, यहीं से बात कर लेते हैं। सुएज नहर कहां जोड़ रही है? सुएज नहर आप यहां देखिए, सुएज नहर जोड़ रही है आपके भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है। तो काला सागर भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य सागर लाल सागर बिल्कुल। उत्तरी सागर बाल्टिक सागर ये भी नहीं है, बाल्टिक सागर प्रशांत महासागर नहीं है। ओपेक का मुख्यालय क्या है? ओपेक क्या है? ओपेक जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, उन्होंने एक संगठन बना लिया है और उसके अंदर 10-12 के करीब उसमें सदस्य हैं वहां पर। और इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। वियना, वियना कहां पर है? ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में। और ये खुद इसका सदस्य देश नहीं है ना। मुख्यालय कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान क्या कहलाता है? ये आपको पता है, ये व्यापार कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत के
कौन से राज्यों में सर्वाधिक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। देखिए हम भारत की बात करें तो भारत में जो एक ये वाली बेल्ट होती है, पश्चिम वाली क्षेत्र होती है, यहां पर आप मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, यहां पर आपको जनसंख्या घनत्व ज्यादा मिलता है। उसका कारण क्या है कि पहली बात तो यहां पर क्या है, विकसित राज्य जैसे महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, केरल की बात कर सकते हैं, यहां पर ये है। दूसरा, यहां की जलवायु भी कैसी है, सम है। आपको बताया था कि जलवायु भी प्रभावित करती है, तो सम जलवायु भी है यहां पर ना। इस कारण क्या होगा, पश्चिमी, कौन सा होगा, पश्चिमी राज्य में। गेहूं को बोते समय तापमान कितना होना चाहिए, तो गेहूं की बात करें, हम बात कर चुके हैं पहले बात तो कि गेहूं कैसी फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है गेहूं, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या बात की थी कि यहां पर दोमट मिट्टी चाहिए होती है। फसल जब बोएंगे तो 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए बोते समय, और काटते समय क्या हो जाता है, काटते समय आपका 24 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इस पे काटते समय होना चाहिए। और रबी की फसल है ये, तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका लगभग 10 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में विश्व का कितना % चावल उत्पादन होता है, देखिए गेहूं उत्पादन होता है विश्व का, अगर बात करें तो 12.8% उत्पादन होता है विश्व का, 12.8% उत्पादन होता है। और अगर चावल की बात करें तो चावल उत्पादन होता है विश्व का 21.9% चावल उत्पादन होता है पूरे विश्व का, चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान, ठीक है। तो 12.8% गेहूं है और इसके अंदर ये चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीसीबी का पूरा नाम लिखिए। सीपीसीबी, ये क्वेश्चन ये कहीं पर आया हुआ था, अब इन्होंने दिया है पेपर में, आप लोगों ने ध्यान में नहीं दिया क्वेश्चन। देखिए सीपीसीबी क्या होता है, सेंट्रल, है ना, सेंट्रल, पी यानी पोल्यूशन, सी यानी कंट्रोल और बी यानी बोर्ड। यानी हिंदी में नाम लेंगे तो लेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और ये आपने कहां पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था नदियों के प्रदूषण में, जहां इसने बताया था कि यमुना नदी आपके दिल्ली से लेकर इटावा के मध्य सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। और इसमें इन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है वो कृषि जो उपकरण, कृषि यंत्र होते हैं या कृषि उर्वरक होते हैं, माफ कीजिएगा, कृषि जो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक होते हैं उसके द्वारा इसका प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये आपका सीपीसीबी है। नेक्स्ट देखिए, NHAI का पूरा नाम लिखिए। देखिए NHAI का पूरा नाम ये भी आया हुआ है, देखते हैं इसको। NHAI, इसका फुल फॉर्म करेंगे अपन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल, एन यानी नेशनल हाईवे ए फॉर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसका हिंदी में करेंगे तो आप करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई है 1988 में और ये इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। और ये हमारे जो सड़क परिवहन मुख्यालय उसके अधीन है। और यही क्या करता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो आपकी बनी है वो इसी के अंडर में बनी हुई है, ठीक है ना, वो इसी के अंडर में बनी हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन अलग है, अलग हटकर है, बाकी क्वेश्चन से अलग है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, ये हमने कर लिया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन शहरों को जोड़ती है, किन किन शहरों को जोड़ती है। 1 नंबर का प्रश्न है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप यूं लिख सकते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। और 1 नंबर के प्रश्न में आप लिख सकते हैं कि आप यूं इसमें लिखेंगे कि 2012 में निर्मित देश के 4 महानगर कौन से, आपके दिल्ली, मुंबई और आपके क्या नाम है, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला मार्ग है। दूसरा, इसकी लंबाई कितनी है, 5,848 किलोमीटर है। तीसरा, किसके अधीन है ये, NHAI के अधीन, मतलब इसके रखरखाव में इसका काम हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन में हुआ है। प्रधानमंत्री कौन थे, PM जो हमारे थे अटल जी थे तत्कालीन, उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी 2012 में देश के बड़े 4 महानगरों को जोड़ने के लिए बनाई गई योजना है,
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इसको देख रहे होंगे, यहां पर क्वेश्चंस अलग हटकर आ रहे हैं। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। एक नंबर का प्रश्न है, आप इसको चित्र के माध्यम से कर सकते हैं कि जब दो देशों के मध्य निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, कुछ वस्तुएं ये भी लेंगे, कुछ वस्तुएं यहां पर लेंगे, दो देश है, एक ए है एक बी है, तो दो देशों के मध्य निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, कुछ वस्तुएं वो भी खरीदेगा एक देश और दूसरा भी खरीदेगा, तो उसको हम कहते हैं द्विपार्श्विक व्यापार। अगर मान लीजिए एक ही देश बेचे जा रहा है, दूसरा देश खरीद रहा है, दूसरा देश खरीद नहीं रहा, मतलब जैसे यही देश बेचा जाए बार बार और इसको खरीदना पड़े, तो इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, है ना। आयात कितना करेगा, उसको निर्यात भी तो करना पड़ेगा। जब दो देशों के मध्य निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, डेसिबल। अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण लिखिए। अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण देखिए, अम्लीय वर्षा क्या होती है, आप यूं समझिए कि जब हम बात करते हैं वर्षा की, वर्षा जो होती है तो उसमें जलवाष्प होती है, जो पानी का वाष्पीकरण होता है तो जलवाष्प बनती है। जलवाष्प में जब SO2 और NO2 की मात्रा मिल जाती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये मिलती कैसे है? ये आपके कल कारखाने या फिर यातायात यानी वाहनों से निकला जो धुआं होता है, काला धुआं होता है, चिमनी भी कह सकते हैं हम, चिमनी होती है, उनसे जो निकला धुआं होता है, उनको मिल जाने के कारण जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और फिर पुनः इसी से ही जब ये धरती पर आती है तो इसमें इसी से क्या होती है? अम्ल वर्षा इसको कहते हैं। यानी अम्ल वर्षा क्या होती है? जब जलवाष्प के अंदर SO2 व नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तब जो वर्षा होती है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें इसका pH मान होता है वो 5.6 से भी कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसे चर्म रोग आदि समस्या होती है। और ये मात्रा कहां से होती है? चिमनी, कल कारखाने व वाहनों से निकले धुएं से होती है। आप इसको साइंस में पढ़े होंगे कि जो शुद्ध जल होता है उसका pH माप होता है, pH माप होता है 7। जब इसका माप 7 से बढ़ता है तो ये क्षारीय होता है, जब इसका माप 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है। लेकिन जैसे 6 है इतना तो हमको दिक्कत नहीं, लेकिन जब 5.6 से कम हो जाता है तब वो पीने योग्य जल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर क्या होती है? देखिए, जन्म दर की बात करें तो जन्म दर का मतलब होता है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मों की संख्या। मान लीजिए एक मतलब स्त्री हो, जन्म देगी, बच्चे को जन्म देगी, तो बच्चा जीवित भी हो सकता है और मृत्यु भी मृतक भी हो सकता है। तो जन्म दर क्या कहलाएगी कि प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मों की संख्या, जीवित जन्मों की संख्या क्या कहलाएगी? आपकी जन्म दर कहलाएगी। सूत्र क्या बन जाएगा कि जीवित जन्मों की संख्या बटे वर्ष के मध्य की संख्या, वर्ष के मध्य की जनसंख्या, जिस भी वर्ष की बात कर रहे हैं आप, इंटू 1000। ये हो जाएगा आपका जन्म दर। मृत्यु दर में क्या होगा? मृत्यु दर में होगा प्रति 1000 जनसंख्या पर। यहां पर स्त्रियों की बात नहीं होगी, क्योंकि मृतक तो बच्चे भी हो सकते हैं, मृतक बड़े भी हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट के हिसाब से हो जाए या कोई बीमारी के हिसाब से हो जाए। तो प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या क्या कहलाएगी? मृत्यु दर कहलाएगी। और सूत्र हो जाएगा मृतकों की संख्या बटे वर्ष के मध्य की जनसंख्या, वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुना 1000। और आप ध्यान रखिए, अगर यहां पर बच्चे 1 वर्ष से कम आयु के मरते हैं मान लीजिए, तो वो शिशु मृत्यु दर में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? शिशु मृत्यु दर में आ जाएगा। और इसी में एक और होता है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर क्या मतलब कि अगर मान लीजिए कोई महिला है, वो बच्चा जन्म देने के बाद या उससे पहले 42 दिन के अंदर अगर उसकी मृत्यु रहती है तो मातृ मृत्यु दर के अंदर उसको काउंट किया जाएगा, नहीं तो वो किस में आएगी? मृत्यु दर में आएगी। बात समझ गए आप? यहां मृत्यु दर के अंदर चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ही आ जाएंगे, और जो 1 साल से कम हो वो शिशु मृत्यु दर में चले जाएंगे। तो ये आपका इसमें हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची क्यों है? श्रम सहभागिता दर, अब इसको आप समझिए। पहली बात तो ये है क्या
क्या है श्रम सहभागिता दर। लेकिन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आपकी श्रम की सहभागिता दर, यानी किसी काम में आपको श्रम यानी हाथ से काम करने वाले लोगों की, आपको लोगों की ज्यादा जरूरत है बजाय मशीनों की। ये कहां पर हुआ जाएगी, हम बात करेंगे जो निम्न आर्थिक अवस्था वाले राज्य हैं, आर्थिक अवस्था वाले जो राज्य हैं उसमें बात करें तो वहां पर क्या होगा कि आपको शारीरिक श्रम वाले लोगों की ज्यादा अवस्था होगी, तो यहां पर श्रम सहभागिता दर क्या होगी, ज्यादा होगी, उच्च होगी। क्या होगी, उच्च होगी। जबकि जो उच्च आर्थिक अवस्था वाले राज्य हैं, उच्च आर्थिक अवस्था वाले राज्य हैं, वहां पर क्या होगी, सारा काम कैसे होगा, मशीनी होगा, अधिकतर काम मशीनीकृत होगा, तो वहां पर श्रम सहभागिता दर क्या होगी, कम पाई जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि भारत में कुछ राज्य जैसे यूपी है, बिहार है, आप लिखते झारखंड है, वहां पर आर्थिक विकास का स्तर निम्न होने के कारण वहां पर श्रम सहभागिता दर उच्च पाई जाती है। जबकि केरल है, पंजाब है, हरियाणा है, यहां तमिलनाडु है, यहां पर क्या होता है कि आर्थिक अवस्था का स्तर उच्च होने के कारण सारा काम मशीनीकृत होता है लगभग, तो यहां पर श्रम सहभागिता दर उच्च पाई जाती है। एक क्वेश्चन और बनता है, मैं बताऊं आपको, यह पाया जाता है कि भारत के कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक विभिन्नता बताएं। स्थानिक विभिन्नता क्या है, तो स्थानिक विभिन्नता देखिए आप, अगर हम यूपी की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, हम पंजाब की बात करते हैं, तो वहां पर आपको जो मजदूर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, किसान मिलेंगे, कृषक मजदूर मिलेंगे, कृषक मिलेंगे। यही तो श्रम सहभागिता दर है। लेकिन आप जैसे मान लीजिए बिहार की बात करते हैं, सॉरी माफ कीजिए, झारखंड की बात करते हैं, आप यहां पर उड़ीसा की बात करते हैं, यहां पर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो यहां पर आपको जो मजदूर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, जो श्रमिक मिलेंगे मजदूर के रूप में मिलेंगे। लेकिन जैसे आप केरल की बात करते हैं, आप तमिलनाडु की बात करते हैं, तो वहां पर विशिष्ट कार्य करने वाले मजदूर मिलेंगे। ठीक है, तो यही तो हुई श्रम सहभागिता दर की विभिन्नताएं हुई, है ना। तो आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आर्थिक विकास का स्तर कम है, तो वहां पर शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए श्रम सहभागिता दर उच्च पाई जाती है, और बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। जल परिवहन किसे कहते हैं, जल परिवहन के क्या लाभ है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जल परिवहन किसे कहते हैं, देखिए जल परिवहन क्या है कि नदी के द्वारा, नहर के द्वारा, झील के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा जब आप वस्तु या फिर यात्री इनका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं तो उसे जल परिवहन कहते हैं। जल परिवहन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आंतरिक जल परिवहन और एक होता है समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन किससे होता है, नदी के द्वारा होता है, नहर के द्वारा होता है, झील के द्वारा होता है, क्योंकि समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। लाभ क्या है, पहला लाभ सबसे सस्ता साधन, सबसे सस्ता साधन है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा लाभ क्या है, यहां पर कोई ही मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा क्या है कि ये समुद्री मार्ग, समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, तो समुद्री मार्ग के द्वारा विश्व के किसी भी भाग में परिवहन किया जा सकता है, अगर वो समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हों। तीसरा, इसमें भारी सामान का परिवहन भी किया जाता है। और अंतिम और बहुत अच्छा, चूंकि यहां पर जल परिवहन होता है तो घर्षण बल ना होने के कारण ऊर्जा की कम खपत होती है, ठीक है। तो कई लिख सकते हैं, सबसे सस्ता साधन है, मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, समुद्री मार्ग के द्वारा विश्व के किसी भी कोने को जोड़ सकते हैं, भारी सामान का परिवहन कर सकते हैं और घर्षण बल न होने के कारण ऊर्जा की कम खपत है। अच्छा मुझे बताइए, लाभ ही है क्या, कुछ हानि नहीं है क्या, हानि भी है क्या। हानि कैसे है, जब समुद्र में मौसम खराब हो जाता है तब आपकी नेविगेशन की, यानी आप कहां जाना है कहां नहीं जाना है उसमें असुविधा हो जाती है, तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभार चक्रवातों के अंदर जहाज फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, तो कई प्रकार की समस्या भी है। बहुत अच्छा प्रश्न था। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की 3 आधारभूत अंतर बताइए, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की। देखिए आपके पास में ये ग्रामीण बस्ती है, ठीक है, और ये आपकी नगरीय बस्तियां हैं। ये कौन सी बस्तियां हैं, नगरीय बस्तियां हैं। अब अंतर देखिए, अंतर आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप कुछ सोचिए, बताइए। ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध, हम गांव के जो लोग होते हैं सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, तो सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं, सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं।
और मैं आपको कहना चाहूंगा, आप परीक्षा में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, चार्ट बनाकर प्रगाढ़ होते हैं, ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। इसको नीचे कर सकते हैं, जबकि यहां पर क्या लिखेंगे आप, सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं, सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, यहां के लोग किसमें संलग्न होते हैं, प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं, प्राथमिक कार्यों में लोग संलग्न होते हैं, जबकि यहां पर संलग्न किसमें होते हैं, द्वितीयक व तृतीयक कार्यों में ये लोग संलग्न होते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर क्या लिखेंगे, ये कच्चे माल के स्रोत होते हैं। मान लीजिए आपने बाजार में आपने अब सब्जी कृषि करी, तो सब्जी कहां उगाओगे, सिटी में थोड़ी उगाओगे, वहां जमीन बहुत महंगी है, आप गांव में उगाएंगे, पास के गांव में। तो कच्चे माल के स्रोत होते हैं, कच्चे माल के स्रोत होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, यहां बाजार मिलेगा आपको और उनको खरीदने वाले उपभोक्ता मिलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहां पर और क्या कर सकते हैं, मकान क्या होते हैं, मकान क्या होते हैं, बिखरे हुए रूप में होते हैं, बिखरे हुए रूप में होते हैं, जबकि यहां पर मकान क्या होते हैं, मकान क्या होते हैं, आपके संकुल होते हैं, है ना, एक पास पास में होते हैं। दूसरा, यहां पर क्या होती है, आपकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की या रोजगार जो होता है उसकी कम सुविधा होती है, वो एक तरीके से स्थानीय, मतलब एक तरीके से सिंपल यानी साधारण होते हैं, जबकि यहां पर क्या होते हैं, मकान, शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, है ना, रोजगार, इसके उत्तम अवसर होते हैं, उत्तम अवसर होते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस पेपर में काफी क्वेश्चन कुछ अलग दिए हुए हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े थे। आप इन अर्धवार्षिक पेपर्स को देखिए। मैं उम्मीद करता हूं हमने जो भी 10-12 पेपर्स किए हैं, अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन रिपीट होंगे, बाकी क्वेश्चन बाहर से कहां से आएंगे बेटा। तो आप इनको देखिए और मेहनत करते रहिए। समय कम है, समय का एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिए। मैं ये कहता हूं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, आप यूं ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।